Bismillahirrahmanirrahim. So I'm going to start therapeutic exercise and the chapter that I'm going to start is aquatic exercise. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं aquatic exercise क्या होती है. aquatic exercise में हम क्या करते हैं, हम पानी का यूज़ करते हैं. अब इसमें हम डिफरेंट डेप्थ्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. उसमें हम या तो पूल्स यूज़ करेंगे, टैंक्स यूज़ करेंगे जो फैसिलिटेट करेगा हमारी इसकी एप्लीकेशन को, ताकि जो भी हमारी इस्टेब्लिश थेरेपेटिक इंटरवेंशंस या गोल्स हैं वो पूरे कर सकें. अब वो गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेचिंग हो सकती है, स्ट्रेंथिंग हो सकती है, जॉइंट मोबिलाइजेशन, बैलेंस गेन ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग. ये सारे हमारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं जिसके लिए हम एक्वाटिक एक्सरसाइज जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें आगे हमारी हेडिंग है गोल्स एंड इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं एक्वाटिक एक्सरसाइज के. जो स्पेसिफिक पर्पस होता है एक्वाटिक एक्सरसाइज का वो क्या होता है? वो ये होता है कि हमने फैसिलिटेट करनी है फंक्शनल रिकवरी, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके जो ऑगमेंट करे या हेल्प करे पेशेंट और हम प्रैक्टिशनर दोनों की एबिलिटी को, कि वो डिफरेंट थेरेपेटिक इंटरवेंशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकें ताकि उनका जो भी गोल है वो पूरा कर सकें और फंक्शनली हम रिकवरी कर सकें अपने पेशेंट या क्लाइंट की. अब स्पेसिफिक गोल्स आपकी बुक में कौन कौन से बताए हैं कि अगर हमने जो है रेंज ऑफ मोशन को फैसिलिटेट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्वाटिक एक्सरसाइज. हम जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनिशिएट कर सकते हैं, वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट कर सकते हैं, मैनुअल टेक्निक्स की डिलीवरी इन्हेंस हो सकती है थ्रू एक्वाटिक एक्सरसाइज. उसके अलावा 3 डायमेंशनल एक्सेस मिल सकती है हमें पेशेंट को. CVS एक्सरसाइज फैसिलिटेट कर सकते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं. इंजरी के रिस्क और री इंजरी के रिस्क ड्यूरिंग रीहैब जो है मिनिमाइज़ हो सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ एक्वाटिक एक्सरसाइज और पेशेंट रिलैक्सेशन को इन्हेंस कर सकते हैं. देन वी हैव प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. अब सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? फेयर ऑफ वाटर. अब कोई पर्सन जिसको फेयर ऑफ वाटर है तो क्या होगा, जो हमारी इमर्स एक्टिविटी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट जो है उसको फोबिया वाटर का, वो डरा हुआ है, तो उसमें सिम्टम जो हैं वो बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज करते हुए भी, एक्सरसाइज के बाद भी. क्यों? क्योंकि उसके मसल जो हैं वो गार्ड करेंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा या हम सही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यूज़ नहीं कर रहे हैं. इस सबसे पेशेंट के सिम्टम ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज जो है वो बढ़ जाएंगे. अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम पेशेंट को एक ओरिएंटेशन सेशन दें या पीरियड दें. अब उस ओरिएंटेशन पीरियड को हमने डिज़ाइन किस लिए करना है, उसका पर्पज़ ये है कि हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको बताना है कि इमर्शन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे आपके लिए यूज़फुल है, कैसे आपका बैलेंस जो है उसके लिए हेल्पफुल है. उसके बाद हमने उसको सिखाना है कि जब आप इमर्स होंगे तो बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, और फ्लोटिंग डिवाइसेस जो हैं उसका प्रॉपर यूज़ जो है वो हमने उस ओरिएंटेशन सेशन में पेशेंट को सिखा देना है, ऐसा बंदा जिसको फेयर ऑफ वाटर है. दूसरा प्रिकॉशन क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एटेक्सिया अगर किसी बंदे को है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, पर्पसफुल मूवमेंट नहीं होती हैं, तो ऐसे बंदा जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है कि वो अपनी जो पर्पसफुल मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल करने में जो डिफ़िकल्टी आ सकती है. अब ऐसा पेशेंट जिसको हीट इंटॉलरेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. हीट इंटॉलरेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है? ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवर हीटिंग हो जाती है. ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो मैसेज पास करना होता है लॉन्ग नर्व्स वो स्लो हो जाता है, और जो पहले से जो है ऑलरेडी डैमेज नर्व्स हैं उसको जो है ऑलरेडी इफ़ेक्ट करता है. माइलिन लॉस हो सकता है और सिम्टम इन्हेंस हो सकते हैं. इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन एरिया है उसमें किसी किस्म की लीजन प्रेजेंट है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट के सिम्टम है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे. अब ऐसा पेशेंट जिसको हीट इंटॉलरेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जब हम उसको इमर्स करेंगे ऐसे पानी में जिसका टेम्परेचर 33 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, उसको फटीग हो जाएगी, क्योंकि ओवर हीटिंग हो जाएगी, तो पर्सन जो है उसके मसल जल्दी फटीग कर जाएंगे. या ऐसा पेशेंट जिसको कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है उसको जो है क्लोज मॉनिटरिंग करनी है जब हमने ट्रीटमेंट करना है पानी के अंदर, और उसका ट्रीटमेंट जो है हमने ट्रीटमेंट से पहले जो भी उसकी मेडिकेशन वगैरह है वो उसको दे देनी है, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं वो करके फिर हमने जो है उसको पानी में उतारना है. तीसरा प्रिकॉशन क्या? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. अब वाटर इमर्शन जो हैं वो एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती हैं ऐसा बंदा जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसकी ब्रीदिंग जो है वो बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो सकती है. लंग एक्सपेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी,
क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो चेस्ट वॉल के अगेंस्ट जो है वो हमें मिल रहा होगा, ज़्यादा हो जाएगी, इसी वजह से लंग एक्सपेंशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद और हमें क्या मिलेगा, सर्कुलेशन जो है चेस्ट वॉल में इंक्रीज़ कर जाएगी, जो फर्दर लंग एक्सपेंशन को इनहिबिट कर देगी, क्योंकि इंक्रीज सर्कुलेशन जो है वो सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ आ रही है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक जो है लोअर हो जाएगा। वाटर एक्सरसाइज की बहुत सारी फॉर्म्स में, तो इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। देन वी हैव फोकस ऑन एविडेंस, ये आप लोगों ने रीड करना है। ये मैं बता देती हूँ इसमें उन्होंने क्या बोला। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करवाया था कुरैशी साहब और उनके एसोसिएट्स ने। उन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप्स लिए थे, एक जो था नॉन इमर्शन था और दूसरा इमर्शन ग्रुप था। इमर्शन में उन्होंने 2 तरह की इमर्शन करवाई थी, एक नोज़ लेवल तक, दूसरा माउथ लेवल तक। अब पार्टिसिपेंट्स ने 2 महीने के लिए हफ्ते में 5 दिन जो है 30 मिनट पूल में जो है वो अपने आप को इमर्स करना था। उस पूल का टेम्परेचर 38 सेट कर दिया था। अब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो हमें चेंजेस मिले हैं इमर्स ग्रुप में। उनकी जो FVC है वो इंक्रीज़ हो गई है। FVC क्या होती है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो फोर्सली एक्सहेल की है हमने, उसमें इंक्रीज़ मिला था। और साथ ही FEV जो है उसमें इंक्रीज़ मिला था। FEV क्या होती है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं फोर्स ब्रेथ में, उसमें इंक्रीज़ मिला था। उसके बाद पीक फ्लो जो है उसमें इंक्रीज़ मिला था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज जो है आर्टेरियल ब्लड फ्लो में इंक्रीज़ मिला था। ये सारे इंक्रीजेज़ मिले थे और रिकमेंड किया था कि हम अगर हम सब टोटल इमर्शन करवाते हैं तो ये ऐसे बंदे जिनको क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा है उनके रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद पीटर और कोलीग्स जो हैं उन्होंने कंपेयर की थी 30 मिनट वाटर बेस्ड एरोबिक्स को लैंड बेस्ड एरोबिक्स से। हमने 2 दफ़ा की थी हफ्ते में 12 हफ्तों के लिए। वाटर बेस्ड ग्रुप ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि उनमें भी पीक VO2, पीक ऑक्सीजन पल्स, वेंटिलेशन, लोड इंक्रीज़ हुआ था। और उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन, GFR, साइस्टेटिन, सीरम प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम TG जो हैं ये डिक्रीज़ कर गए थे। इन्होंने रिकमेंड किया था कि हम लो इंटेंसिटी एक्टिविटी एक्सरसाइज अगर करवाते हैं तो वो क्या कर सकती है, हमारे कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी फंक्शन जो हैं वो इम्प्रूव कर सकती है। ऐसे लोग जिसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि ऐसे बंदे जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है या ऐसे बंदे जिनको क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फीसेमा है, अगर उसमें हम लो एक्सरसाइज करवाएंगे तो उनका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। हम ऐसे पर्सन में जो है एक्वेटिक एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो यूज़फुल होती है। उसके बाद अगला है कार्डियक डिसफंक्शन। अब ऐसा पर्सन जिसको एंजाइना है, एबनॉर्मल BP है, हार्ट डिजीज़ है या उसका पंप मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसको भी क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए एक्वेटिक एक्सरसाइज करवाते हुए। सीडर और कोलीग ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हमारा वर्क रेट, VO2 पीक और वॉकिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करती है। उसके बाद जो है मसल फंक्शन भी इंक्रीज़ करता है ऐसा पर्सन जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या टाइप 2 डायबिटीज़ है। टेफा एंड कोलीग्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके साथ VO2 मैक्स पीक जो है वो इंक्रीज़ करता है ऐसे लोग जिसमें क्रॉनिक हार्ट फेल है या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, लेकिन उनका लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन सही है। तो ऐसे पर्सन में अगर हम एक्वेटिक एक्सरसाइज करवाते हैं विद क्लोज मॉनिटरिंग तो वो यूज़फुल होता है। फिर इसका फोकस ऑन एविडेंस है। इसमें जो है मेयर और लेब्लैंक जो है उन्होंने एल्गोरिथम दिया था कि हमने जो है क्लिनिकल डिसीजन लेनी है जब भी एक्वेटिक एक्सरसाइज करवानी है। ऐसे लोग जिनको लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है या स्टेबल कंजेस्टिव हार्ट फेल है, तो उसमें हमने कैसे जो है क्लिनिकल डिसीजन लेना है अबाउट एक्वेटिक एक्सरसाइज। अपने लिटरेचर के रिव्यू में उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम जो हैं वो बहुत कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है जब भी हमने रीहैब कंसिडर करनी है या सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है। वो चीज़ें क्या है कि टेम्प्ररी एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है इमर्शन से, अगर हम जो है वो नेक लेवल पे करवाएंगे। वाटर थेरेपी एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसे लोगों में जिसमें डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेल है। फीलिंग गुड इन वाटर जो है विकेट नहीं कर सकता लेफ्ट वेंट्रिकल टॉलरेंस ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम लोडिंग काज बाय इमर्शन। अगर पेशेंट जो है उसको पहले से कोई MI है या कंजेस्टिव हार्ट फेल है, वो सुपाइन स्लीप करता है, वो टॉलरेट कर सकता है बाथिंग को हाफ सिटिंग पोजीशन में, लेकिन इमर्शन जो है वो किस लेवल पे होनी चाहिए, ज़ीफाइड प्रोसेस से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो वो इमर्शन जो है वो उसको टॉलरेट कर सकता है और उसके लिए यूज़फुल हो सकती है। नेक्स्ट उसने बोला था ऐसा पेशेंट जिसको Q वेव
MI है 6 हफ्ते से ज़्यादा है, उसको हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं पूल में ऑर्थोपेडिक रीजंस के लिए, लेकिन उसको भी हमने अपराइट पोजीशन में करवानी है और उसमें भी इमर्शन लेवल जो है Z5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जो है हमें यूजफुल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और वो उसके लिए फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज़ स्मॉल ओपन वूंड एंड लाइंस। स्मॉल वूंड, ओपन वूंड, ट्रैकियोटोमीज जो हैं उसको हमने कवर करना है वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से जब भी उनको कटिंग एक्सरसाइज करवानी है। ऐसे बंदे जिसमें इंटरवेनस लाइंस है, हिकमैन लाइन है या दूसरी ओपन लाइन है, इसको हमने प्रॉपर क्लैम्प करना है, फिक्स करना है, फिर हमने वाटर में इमर्स करना है। ये क्या होती है हिकमैन लाइन और दूसरी लाइन्स, ये बेसिकली हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। प्रिकॉशन जो है वो हमने लेनी है एक्सरसाइज करवाते हुए ऐसे पर्सन जिसको जी ट्यूब है या सुपर प्यूबिक अप्लाइंसेस लगाई हुई हैं। हमने एडवर्स रिएक्शन देखने हैं, क्या कोई एडवर्स रिएक्शन हमें मिला, हमने फ़ौरन से अपना ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपकी बुक में जो दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले है इंसिपिएंट कार्डियक फेलियर या अनस्टेबल एंजाइना। इंसिपिएंट कार्डियक फेलियर बेसिकली कार्डियक कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी कार्डियक डिसफंक्शन है, वाइटल कैपेसिटी अगर 1 लीटर से कम है तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्वेटिक एक्सरसाइज। अगर स्वेयर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है देन इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ब्लीडिंग का डेंजर है या हेमरेज है देन एक्वेटिक एक्सरसाइजेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसके अलावा स्वेयर किडनी डिजीज़ है, ओपन वूंड है और उसको कोई भी हमने ग्लूसिड ड्रेसिंग नहीं लगाई, कोलोस्टोमी है या स्किन इन्फेक्शन है जैसे टीनिया, पीडियाई, रिंग वॉर्म जो हैं, तो भी एक्वेटिक एक्सरसाइज जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अनकंट्रोल्ड बॉल या ब्लैडर है देन इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मेंस्ट्रुएशन विदाउट इंटरनल प्रोटेक्शन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वाटर एंड एयरबोर्न इन्फेक्शन या डिजीज़ के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। या अनकंट्रोल्ड सीजर्स मिल रहे हैं पिछले 1 साल से देन एक्वेटिक एक्सरसाइज इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।